हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर दिन एक नए टॉपिक लेकर के आपके लिए आते हैं और एक नए जो है टॉपिक हमारे लिए आज के क्लास में है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का एक रिफ्लेक्शन, अभी जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन और रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। तो जब प्रकाश जो है किसी पारदर्शी माध्यम से होकर के गुजरती है तो प्रकाश अपने सीधी रेखा पर गमन नहीं करती है, प्रकाश अपने रास्ते से हट जाती है। अगर आप ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें तो जैसे कि ग्लास, पानी, इन सब जगह पे आप देख सकते हैं रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल कि जब हम लोग जो है भरे हुए कांच के ग्लास में अगर अपनी उंगली डालते हैं और देखते हैं बाहर से तो हम लोग देखते हैं क्या कि उंगली टेढ़ी दिखाई देती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टेढ़ी तो है नहीं उंगली, तो परंतु क्यों दिखाई देता? उसका कारण ये है कि प्रकाश का रिफ्रैक्शन की घटना वहाँ पे हो रही है। मतलब क्या कि प्रकाश अपने सीधी रेखा पर गमन ना करके प्रकाश टेढ़ी रेखा पर गमन करती है। और उसका मुख्य कारण ये है कि प्रकाश जो है मुख्य जो है कारण ये है कि सभी माध्यमों में ऐसा प्रीवियसली माना जाता था कि सभी माध्यमों में प्रकाश का वेग जो है एक ही है, परंतु रिसेंट रिसर्च में ये पता चला क्या कि प्रकाश का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट माध्यम में डिफरेंट होता है। तो जब भी वेलोसिटी बदल जाएगा तो वो अपना स्पीड, वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या हुआ कि वो अपना रास्ता बदलेगा, है ना। तो इससे साफ पता चला क्या कि जो है प्रकाश का इस घटना को कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में घुसता है और अपने सीधी रेखा पर गमन नहीं करता है तो इस तरह की घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ये मैंने एक ट्रांसपेरेंट, मान लीजिए ये ग्लास है मेरा, ये ग्लास है और ये मेरा एयर है। तो ये रिफ्रैक्शन की घटना मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। पहले देखिए आप यहाँ पे क्या है कि ये जो देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये जो रे देख रहे हैं आप ये रिफ्रैक्टेड रे है, सेकंड रे जो मेरा है वो रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाला। तो ये जो एंगल देख रहे हैं आप, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस जगह को। तो अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि ये जो रिफ्रैक्शन की घटना होती है ज़्यादातर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि एयर की तुलना में ही कंपेयर की जाती है, लेकिन जो है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें कभी ग्लास से निकल करके पानी में घुसते हुए भी जो दृश्य दिखाई देगा जो दैनिक जीवन में, तो उसको भी हम लोग वहाँ पे भी प्रकाश अपनी सीधी रेखा पर गमन नहीं करेगी तो उसको हम लोग कहेंगे क्या कि जो है वो मेरा वहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रही है। तो अब आता है क्या कि रिफ्रैक्शन जो घटना है वो उसको मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग में बताया। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लॉ है जिसका नाम है स्नेल्स लॉ है। तो स्नेल्स लॉ में आप लोग क्या देखते हैं कि स्नेल्स साहब ने एक लॉ दिया। उस लॉ को इस तरह से व्यक्त करते हैं क्या कि साइन आई, जैसे मान लीजिए टू द साइन आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, ठीक है। इसको कहते हैं कांस्टेंट, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब आता है क्या कि ये इसको पहले बयान करें हम कि किस तरह से इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो कैसे बताएंगे कि द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस with the or to the ratio to the sign of the angle of refraction must be a constant that is known as the Snell's law। और वो constant को, that constant is known as the refractive index of the second medium with respect to the first medium। मैथमेटिकली इस बात को इस तरह से भी बयान किया जाता है, वो क्या है कि इस तरह से साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, इस तरह से म्यू टू म्यू वन। ये जो देख रहे हैं आप म्यू, वहाँ पे यहाँ पे वन मतलब मीडियम नंबर 1 जहाँ से प्रकाश जा रही है और जिस पर वो निकल रही है वो मीडियम नंबर 2 है। ज़्यादातर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग जनरली एक दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। वो क्या है ना, चूँकि दोनों में मैंने बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, तो इसका मतलब दोनों जगह पे हमारा क्या है होता है कि जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होता है। अगर वेलोसिटी डिफरेंट होता है तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम ओके बाय velocity of light in the second medium, ठीक है। ये भी मैंने बताया आपको कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे v1 बाय v2।
ये भी एक तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बयान करने का। और ये है मतलब आप लिख सकते हैं इस तरह से कि इस तरह से μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज sin I बाय sin R, ओके, और V1 बाय V2। ये मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, ये इसके अनुपात से भी हम जो है बयान कर सकते हैं। अब आ जाता है क्या, अब हम लोग ये कंसीडर करेंगे, ये जो सेकंड केस है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा उदाहरण पेश करूँगा जिससे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्चुअली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप देख रहे हैं क्या, कि ज़्यादातर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जैसे आप देखते हैं कि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या दूसरे किसी भी चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला जाता है, खास करके ट्रांसपेरेंट मीडियम जो प्रकाशीय रूप से जो है एक्टिव हो, जिस पर हम प्रकाश देने से प्रकाश उस पर गमन कर सके, इस तरह से अगर हम जो है इस तरह के माध्यम को अगर लें तो उस तरह के केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि जो है ये समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम लोग निर्वात के तुलना में या हवा के तुलना में ही किसी भी सबस्टेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने ग्लास का बताया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.5 है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये प्री एज्यूम्ड बात है जो आपको समझना पड़ेगा पहले से ही, ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। वो ये है क्या कि जब भी किसी भी सबस्टेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है, अगर किसी का 1 से कम दिखाई दे रहा है कहीं पे भी आपको, मोस्ट ऑफ द उसका क्या कारण है उसको हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी 1 से ज़्यादा हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बयान किया गया हो, लिखा गया हो, तो वो जो क्या होता है कि प्रकाश का जो उसकी जो तुलना की गई है वो निर्वात की तुलना में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुलना बनाया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब तुलना की जाती है किस, तो जो वेलोसिटी है वो निर्वात का जो वेलोसिटी और यहाँ का जो जिस माध्यम में बात कर रहे हैं हम उस माध्यम में उसकी वेलोसिटी की तुलना की जाती है। तो ये आप देखते हैं क्या कि जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैंने 1.5 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये मान लीजिए ऐसा लिखा जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जिस माध्यम में ग्लास की बात कर रहे हैं हम, तो आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। यही कारण है कि डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है और ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है, वो कितना है, मान के चलिए कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ऐसे केस में चूंकि न्यूमरेटर मेरा ज़्यादा बड़ा है, बड़ी क्वांटिटी है, और डिनोमिनेटर मेरा क्या है ना, छोटी क्वांटिटी है, तो ऐसे केस में मेरा इसका वैल्यू क्या होगा ना, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा। इसीलिए आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, कि ज़्यादातर केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्यों? क्योंकि अभी तक ये माना गया है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 माध्यमों में वेलोसिटी के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और वो एक माध्यम कौन होगा ऊपर में, वो है मेरा जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो एयर में जो वेलोसिटी है जिसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा होती है, दुनिया में यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो, उसको हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो परफेक्ट वे में जो है लिखना है ऊपर में, और नीचे उसके बाद सब छोटी से छोटी क्वांटिटी होगी। अगर नीचे उसकी छोटी क्वांटिटी होगी, ऊपर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होगी, तो न्यूमरेटर बड़ी होगी और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो हमेशा 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगा। ये कंडीशन है, और उसका कारण क्या है, उसका कारण मैं थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हैं किसी भी पदार्थ का, तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये मेरा जो है एयर है, ये एयर है, एयर से कोई प्रकाश की किरण जो है हवा से आ रही है और ग्लास में घुस रही है। तो जब ग्लास में घुसेगी, ये ग्लास है, तो जब ग्लास में घुसेगी तो अपने पथ से ये दब जाएगी, अपने पथ से हट जाएगी, टेढ़ी चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीधी रास्ता था और ये टेढ़ी हो गई है। तो इस तरह के केस में क्या हो रहा है, आप गौर करके देखिए, ये है I, ये है मेरा एंगल R, ये एंगल मेरा R है, ये वाला एंगल R है। तो आप समझ सकते हैं, इस केस में देख भी सकते हैं क्या
ना एंगल आई जो है ना वो बड़ा मेरा बड़ा है, मतलब ऐसा एंगल आई इज ग्रेटर देन आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन आर, मेरा एंगल आई से आर जब बड़ा है तो इस केस में मेरा साइन आई भी, क्योंकि साइन एक ऐसा ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें थीटा का वैल्यू बढ़ने से उस फंक्शन का भी वैल्यू बढ़ता है। तो अगर ऐसा मेरा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई अल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन साइन आर। अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा लिखूंगा साइन आई बाय साइन आर है ना मस्ट बी ग्रेटर देन 1। क्या ये बात मैंने अभी अभी बताई? क्या साइन आई बाय साइन आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होगा इस केस में? और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है मेरा, ये इसको रेयरर मीडियम कहते हैं, ये रेयरर है और ये क्या है मेरा डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो रेयरर से जब डेंसर में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा जो है ज़्यादातर वैल्यू ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा कम होगा, तो ऑटोमेटिकली ये होगा। इसीलिए आप देख रहे थे, अभी मैंने बताया था अभी कि जब भी मेरा रेयरर से डेंसर में जाएगा तो चूंकि सबसे बड़ा रेयरर कौन है मेरा, ना निर्वात, वैक्यूम, वैक्यूम मेरा रेयरर मीडियम है और उसके तुलना में दुनिया में कोई भी वस्तु है वो मेरे लिए डेंसर मीडियम है। तो ऐसे केस में मेरा क्या आया, साइन आई बाई साइन आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, जो मैंने अभी बताया वो मैंने प्रूफ कर दिया कि निश्चित रूप से वो ज़्यादा है। इसके उल्टा अगर हम इस बात की कल्पना यहीं पे करें क्या, कि अगर हम मान लीजिए कि ये ग्लास है, ये ग्लास है और ग्लास से लाइट आ रही है, ये ग्लास है, ठीक है, यह देख सकते हैं ये ग्लास है और ग्लास से लाइट आ रही है और ग्लास से नीचे जा रही है। अब वो नीचे कौन सा है ना, मान लीजिए हवा है, एयर है। तो अगर एयर है तो ये मान लीजिए ऐसा हो गया है ना। ये केस है कि अगर रिफ्रैक्शन की घटना होगी और अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अभिलंब से ये दूर हट जाएगी, और अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मेरा झुक गया, तो अब मैं क्या देखूंगा, ये मेरा एंगल आर कहलाएगा, ये एंगल आई कहलाएगा, आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आई जो है मेरा छोटा है एंगल आर से, एंगल आर से मेरा छोटा है, आई मेरा एंगल आर से छोटा है। तो इस केस में फिर अगेन साइन आई भी साइन आर से छोटा होगा, साइन आई भी साइन आर से छोटा होगा। इसका मतलब हुआ कि साइन आई बाय साइन आर मस्ट बी लेस देन 1, ये हुआ, मस्ट बी लेस देन 1 ये हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश डेंसर, ये मेरा डेंसर मीडियम था, ये मेरा डेंसर मीडियम था और ये मेरा रेयरर हो गया। जब प्रकाश डेंसर से रेयरर में जाती है ना, और उस टाइम पे प्रकाश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकाला जाता है या किसी भी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, तो वैसे केस में हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उसका वैल्यू 1 से कम आता है। तो आप बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी पदार्थ का कहीं पे भी पाते हैं 1 से कम और कहीं पे पाते हैं अगर 1 से ज़्यादा, तो सिर्फ जस्ट बाय वाचिंग द वैल्यू यू कैन इजीली इमेजिन whether it has been measured with respect to the rarer to the denser or denser to the rarer easily by observing the value, okay। तो ये तमाम बातें जो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड बताया मैंने, ठीक है। अब आता क्या, एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, वो क्या है उसको भी देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालूंगा ऐसे कि क्या, आप लोगों को ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो है एग्जाम में, वो क्या, इस तरह से मान लीजिए कि ये मेरा एयर है, ये मेरा ग्लास है और ये लाइट आई और ये नॉर्मल है मेरा, और चूँकि ये ग्लास है तो डेंसर में दब जाएगा, ये आर कम होगा, ये आई ज़्यादा होगा। इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, क्या इस केस में हम लोग देखते क्या है कि आई और आर का क्या जो है इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, ये मेरा ग्लास है, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू को जी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, मान लीजिए कि अगर ये है तो इसको ऐसा लिखा जाता है VA/VG, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। लेकिन अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा आता है क्वेश्चन, क्या ऐसा बहुत बार आया है इसलिए मैं बता दूं आपको कि ऐसा पूछा जाता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हवा की तुलना में 1.5 है, हवा की तुलना में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो आपको सवाल पूछा जाता है कि अब बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो है एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, माना उल्टा, माना आपको पूछा जा रहा है ऐसा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास। तो बाबू आपको ये अगर निकालना हो तो आप जो है प्रूफ भी कर सकते हैं अगर चाहे तो हम, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा उस पर। मैं देखता हूँ क्या
कि ये जो होता है ये आप इसको खाली सिर्फ उल्टा कर देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर बोल दिया कभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर निकालना हो तो आप उसको बदल देंगे, जो आप जानते हैं। मतलब आप ये जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोलते हैं हम लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो आप यहाँ पे आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर किसी बच्चों को ये बात मालूम हो जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का है कितना वैल्यू, जैसे कि 1.5 होता है, तो अगर 1.5 होता है तो उसका उल्टा माना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 1/1.5। ये 1/1.5 अगर इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो 10/5, 5 दूनी 10 अब 5 तिया 15, मतलब 2/3, मतलब 0.6 के आसपास, 0.66 के आसपास वैल्यू आएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, चूँकि ये काफ़ी लंबा है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारी चीज़ इस चैप्टर पे हम लोग को जाना है। तो आगे की वीडियो में आप नज़र लगा के रखिए जरूर, आपको निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।